एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ। पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह। जैसे जब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मेरा जो पत्रकार है वो जागता है तो मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी होती है, लेकिन एक इटर्नल ड्यूटी भी होती है कि वो जो मैं अंदर से इवॉल्व होता हूँ एज ए पोइट जो मैं लिखता हूँ तो वो इस कविता की शक्ल में आए। तो वो कविता की शक्ल में जितनी चीज़ें आई हैं वो ये संग्रह का नाम है, जिसका नाम है ए अलिफ और आ। ये किताब मेरे पूरे जो रचनात्मक जीवन है, क्रिएटिव लाइफ है, पूरे जितनी मैंने पिछले 35 वर्षों में जो अलग अलग समय पे मैंने जो कविताएं लिखी हैं ये उनका संग्रह है। एक तो मैं, अगर आप सोचिए कि 35 साल का रचनात्मक जीवन में मेरा पहला संग्रह है कविताओं का। जब किसी घटना ने, किसी स्थिति ने, किसी इमोशन ने मुझे प्रेरित किया कि मैं लिखूं, मैंने तभी लिखा है। लेकिन अगर कोई चीज़ बनती है तो बन गई। अब 35 वर्षों में ये लगा कि हाँ, एक कविता का संग्रह बनाया जा सकता है तो मैंने बना दिया। मेरा नाम मायरा सिंह है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे मौसा जी, जिनका नाम प्रताप सोमवंशी है, उन्होंने एक किताब को लिखा है जिसमें कई सारी कविताएं हैं। उस किताब का नाम ए अलिफ आ है और उन्होंने किसानों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है उस किताब में। कि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो पत्रकार होते हैं वो बड़ी मैकेनिकली खबरों को देखते हैं, लेकिन न्यूज़ रूम के अंदर का जो सच है, एक इमोशन जो है खबरों के पीछे का, वो इस कविता में बयां होता है। कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं, कोई जाति या पहचान नहीं, गिरता है एक आंसू न्यूज़ रूम में, बरस बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर। गिरता है एक आंसू न्यूज़ रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल। 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी 3 दिन पहले। पूरा न्यूज़ रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे, एक मां, एक खबर। प्रताप जी ने जब आग्रह किया कि आप आइए, और मैंने खबरों पर भी कविता लिखी है, तो एक घंटी सी बजी कि ये बात मुझे बहुत पहले ले जाती है और मैं उसी का आज जिक्र करता हूँ। अगर आपको याद हो, राजस्थान में शेखावटी एक ऐसा शहर है जहाँ करीब करीब हर घर के सामने, हर घर के आसपास दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं, फ्रेस्कोज बने हुए हैं। और मैं वहाँ काफ़ी देर बाद में गया तो मैंने देखा कि उन्होंने ये देखा होगा। और मेरा पहला सवाल ऑक्टेवियो पास से, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, वो ये था कि क्या आप लौटकर जो आपने देखा है राजस्थान में, जो फ्रेस्कोज देखे हैं, क्या आप उन पर कविता लिखेंगे? ये वो सवाल था जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसे कविता नहीं लिखी जाती है। कविता आप वहाँ कहीं जाएं, कुछ देखें और फिर आके लिख दें, वो रिपोर्टाज होती है, वो कविता नहीं होती है। कविता लिखने के लिए आप वहाँ जाइए, उसको अनुभव कीजिए, उसको अपने अंदर समाहित कीजिए और फिर उसको भूलिए, और जब वो दोबारा निकल कर आएगी वो कविता होगी। आज जब न्यूज़ रूम वाली कविताएं मैंने पढ़ी प्रताप की, तो मुझे लगा कि ये आदमी तो न्यूज़ रूम से ही निकला है और कवि बना है और इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं।
और कविता खाली ये नहीं होती है कि आपको कोई पलायनवाद की ओर ले जाए, आपको सपना दिखाए। वो कोई राज कपूर की फिल्म नहीं होती है, वो आपको जीवन से मुठभेड़ कराती है। जैसे कि पहली ही कविता जिस पर कि शीर्षक है इस किताब का ए अलिफ और अ, इतनी खूबसूरत कविता है क्योंकि हम सब मलाला यूसुफजई की ट्रेजेडी को जानते हैं कि उसको पढ़ने से रोका गया था। इस पुस्तक में जो भूमिका लिखी है प्रताप सोमवंशी ने वो बहुत मायने वाली है, क्योंकि उसे पढ़कर कोई भी जो लेखक बनना चाहता है, कवि बनना चाहता है, वो बन सकता है। यानी वो कवि की कार्यशाला है। पहले गज़लकार के रूप में इतवार छोटा पड़ गया, वो हालत हो गई, इतवार छोटा पड़ गया। इतनी इनकी लोकप्रिय किताब थी कि हमने 2-2, 3-3 कॉपी खरीद के बांटी। हमने कहा जिन लोगों को पढ़ने का इल्म नहीं है उनको इससे शुरुआत करनी चाहिए। मेरे घर में 5-6 कॉपी उसकी खरीदी गई। इतवार छोटा पड़ गया और उसके कई एडिशंस हो गए। इसी तरह इनकी लोई, अचानक ये तो एक आश्चर्य की तरह से पैदा हुए हमारे लिए। लोई इनका जो नाटक एकांकी बना कबीर के बारे में, वो अपने आप में ही एक मिसाल है। उसका नेपाली में अनुवाद हो गया और न जाने किन किन भाषाओं में हो गया, मैं जानती नहीं। इस मंच पर 10 भाषाओं में हो गया, माय गॉड। और इसमें भी मलाला जो यूसुफजई के पिता के ऊपर एक कविता है, वो भी बहुत अच्छी कविता है। मुझे तो सारी कविताओं में इतनी अच्छी लगी ये लाइनें। स्त्रियां जानती हैं कौन चुभा रहा है शब्दों के छुपे हुए दांत, कौन खोल रहा है आंखों से बटन। एक और इनकी बहुत प्यारी कविता है, बहुत मार्मिक कविता है, खबरों को छोड़ दीजिए, शेष कुशल है। और ये भी इन्होंने एक वास्तविक घटना पे लिखी है। अक्सर पुराने ज़माने की लड़कियां और महिलाएं जब चिट्ठी लिखती हैं अपने घर तो सब बातें लिखती हैं, साथ में कहते जाती है शेष कुशल है। तो इसमें इन्होंने लिखा है बहन की चिट्ठी हक है, तू बहन की चिट्ठी शेष कुशल है, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने को हम में, बाकी अब भी काफ़ी दम है, शेष कुशल है। प्रताप सोमवंशी जी ने जो अपना प्रीफेस लिखा है उसमें उन्होंने शुरू में लिखा है कि जो बाहर से देखता हूँ, जो बाहर नज़र आता है वो तो खबर बनती है, लेकिन जो अंदर नज़र आता है वो कविता बनती है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये मजमूआ देखा। अगर काश मुझे ये पहले मिल जाता तो जो मुझे फ़ोन पर पढ़ने में मेहनत करनी पड़ी वो न करनी पड़ती, वो बहुत ज़्यादा था और मैं ज़ाहिर है पूरे पढ़ भी नहीं सका। लेकिन इसमें ये इतनी सारी नज़में हैं कि हमारे जिस्म के हिस्सों पे, इंग्लिश में आपको आँख पे, नाक पे, कान पे सब चीज़ें नज़में मिल जाती हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उसे सीरियलाइज़ किया है और जिस तरह से मुंह पे नज़्म है, आँख पे नज़्म है, हाथ पे नज़्म है, पीठ पर नज़्म है, पैर पर नज़्म है और उन्हें पूरा एक सीरियल है। इसी तरह से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उस पर इनकी 15 नज़में हैं, स्त्रियों पर कई नज़में हैं। तो ऐसी एक एक नज़्म मुझे याद आती। जैसे एक नज़्म इनकी है बूढ़ा डॉक्टर, वो जो एक संत है कि वो जूते, संत रविदास कि जूते टाँकता है, उसके बाद से फिर उसके डॉक्टर को कहते हैं, वो डॉक्टर जिस तरह वो जूतों की मरम्मत करता है ये हमारे जिस्म की मरम्मत करता है। लेकिन वो डॉक्टर ऐसा है कि वो मोहब्बत भी करता है, लोगों से मजाक भी करता है, लेकिन अपने मरीज़ों को पीड़ा से पहचानता है। उसकी खूबी यह है कि वो मरीज़ों को पीड़ा से पहचानता है। अब आखिरी टुकड़ा उसमें यह है कि काश देश हो या देह हो, डॉक्टर ऐसा ही चाहिए। देखिए ख़ास तौर से देखिए मैं एक नज़्म का जिक्र करना चाह रहा था, जीत गए बच्चे। ये हम सब देखते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों पे जो इनकी कविता है जीत गए बच्चे, यानी कल तक ये बच्चे बालू से खेलते थे, लेकिन आज समंदर की लहरों में एक जीवन बचाने में मग्न है। अब पूरी इनकी ज़्यादातर जो नज़में हैं उनमें यह महसूस होता है कि जैसे एक स्टोरी बयान कर रहे हैं, और वो जब उसके जीवन बचा लेते हैं तो कहते हैं सबको बराबर सुख मिला इसको, फिर कल आएंगे और बच्चे और अपनी अपनी कहानियाँ लेकर आएंगे। और देखिए यूसुफ मलाला का किस्सा हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन कितने लोगों को इतने झकझोड़ा होगा कि उसने 2 कविताएं उन पर लिखी, और उस कविताओं से ये बात आप लोगों के लिए यकीनन खुशी की बाइस होगी कि जब मलाला को नोबेल प्राइज़ मिला तो पाकिस्तान के प्रेस ने, जो सबसे बड़ा वहाँ का अखबार है उर्दू का, उसने, इंग्लिश अखबार ने और वॉइस ऑफ अमेरिका ने सब उसी दिन उस नज़्म को पब्लिश किया, उस नज़्म को ब्रॉडकास्ट किया। कौन है ये ज़ियाउद्दीन यूसुफजई?
क्या चाहता है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी ये पहली 2 लाइन है। अगर प्रताप जी आप इसको पढ़ें, मेरी तरफ से मेरा निवेदन है। पेज नंबर 61 पे है शायद। बताऊं इसकी रचना प्रक्रिया, तो ये हुआ यूं कि जिस दिन मलाला को गोली मारी गई और जब ये खबर छप गई, खबर छपने के 1-2 दिन बाद ये पता चला पढ़ के अखबारों से, बाहर की सूचनाओं से, कि एक लड़की स्कूल जा रही थी और उसे गोली मार दी गई। इसलिए बस में गोली मारी गई क्योंकि वो स्कूल जा रही थी। तो मेरे मन में ये भाव आया कि लड़की तो किसी की बहादुर हो सकती है, वो बहादुर बनाने वाला पिता कहाँ है, माँ कहाँ है। तो मैंने उनसे बात की जियाउद्दीन यूसुफजई से। अब बात करने के लिए मेरे पास जो जरिया था तो मैंने अपने शायर दोस्तों से बात की। तो मुनव्वर राना ने मेरी बात कराई। असलम कोल असरी एक बड़े शायर थे, अब वो भी नहीं हैं। तो असलम कोल असरी से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं करा दूंगा बात। तो उन्होंने जियाउद्दीन यूसुफजई से बात कराई। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं किसान हूँ। फिर जब उनसे बात करने लगे तो उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ। फिर उन्होंने बाद में कहा कि मैं शायर भी हूँ। तो मुझे लगा कि एक शायर, एक अध्यापक और एक शिक्षक, ये जब, और एक किसान, जब ये पिता होता है और जब वो बेटी को पालता है, एक बहादुर बेटी को, तो बेटी कैसी बनती है। तो ये कविता है, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। कौन है जियाउद्दीन यूसुफजई, क्या चाहता है। जब पूरी स्वात घाटी बंद कर लेती है किवाड़े, तालिबानियों के दहशत से लोग दुबक जाते हैं घरों में। एक फरमान कि बेटियां गई स्कूल तो फेंक दिया जाएगा उनके चेहरे पर तेजाब। माएँ आंचल में छुपा लेती हैं बेटियां। लेकिन ठीक इसी वक्त एक किसान जियाउद्दीन यूसुफजई बो रहा होता है अपनी बेटी मलाला में हिम्मत के बीज, इस उम्मीद के साथ कि जब ये बीज पौधा बनेगा, फिर बनेगा पेड़, तब आएंगे फल और बंजर नहीं कही जाएगी स्वात घाटी। शिक्षक जियाउद्दीन यूसुफजई अपनी बेटी के हाथ में रखता है रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब, समझाता है एकला चलो रे का सबक। बेटी मलाला निकल पड़ती है स्कूल के लिए, उस वक्त भी जब सड़कों पर साथ होती है सिर्फ दहशत। टेलीविजन के कैमरों के सामने निडर मलाला पूछ रही होती है सवाल कि क्यों नहीं जा सकती वह स्कूल। कौन सा मजहब इजाजत देता है कि बेटियां जाएं स्कूल। तो फेंक दिया जाए तेजाब, बरसाए जाए कोड़े, मार दी जाए गोलियां। गर्व से छाती फुला रहा होता है स्वात घाटी का मशहूर कवि जियाउद्दीन यूसुफजई। ये वो क्षण है जब वो कविता लिख नहीं जी रहा होता है घाटी की सड़कों पर। बेटी मलाला बनना चाहती है डॉक्टर, पिता चाहता है कि वह बने सियासतदान और करे लोगों में छिपे डर का इलाज, ताकि बेटियां वो बन सके जो बनना चाहती हैं, न कि किसी मलाला नाम के डॉक्टर को किसी दहशतगर्द के तेजाब से डरना पड़े। बेटी मलाला के सर पर हाथ रखे हिमालय की तरह खड़ा है जियाउद्दीन यूसुफजई। दहशतगर्दों को एक जवाबी ऐलान है कि न वो घाटी छोड़ेगा न मलाला स्कूल, क्योंकि अब डरने की बारी तुम्हारी है।